आज हम फिजिक्स के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यह जो पूरा क्वेश्चन रहेगा यह मॉडर्न फिजिक्स और साथ साथ में जो भौतिकी के ऊपर में रहेगा, जिसमें हम लगभग अणु परमाणु के ऊपर में रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सन सौर ग्रह के बारे में सारा पढ़ेंगे, कुछ आविष्कार के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये टॉप एमसीक्यू ना होकर ये गैस क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में सेम टू सेम जो है पूछा जाता है। अगर आप अपना जीके बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन तैयार होगा तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कोई भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है D2O जो होता है उसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये एक क्वेश्चन और आ जाता है, D2O का मत क्या होता है। ये होता है भारी जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, ये D2O होता है। तो इसका जो उपयोग होता है ये मंदक के रूप में होता है, यानी कि मंदक जब एक न्यूट्रॉन जो विस्फोट किया जाता है उसमें 3 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं तो उसमें 2 न्यूट्रॉन को सोख लिया जाता है। ये D2U के द्वारा जो सोखा जाता है तो इसमें जो है इसकी जो अभिक्रिया होती है उसको कम किया जाता है। इसीलिए इसका जो काम होता है मंदक के रूप में, ताकि जो नाभिकीय रिएक्टर में विस्फोट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो इसका क्वेश्चन होगा डी, यानी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो होता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उसी का निष्कर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए आप सबको पता होगा कि रडार का उपयोग जो होता है वो जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने के लिए, मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। यानी रडार पर जो होता है एक स्क्रीन होता है, आप टीवी में देखते होंगे या तो फिर यहाँ देखते होंगे कि स्क्रीन होता है। यहाँ क्या एक तरह से ऐसे गोल 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 चक्कर चलते रहता है, इस तरह से कांटा जो है आपको दिखाई देगा, यानी ये ढूंढते रहता है। ये क्या है कि ये इसका जो रेडिएशन होता है इस तरह से फैलते रहता है, उसमें से कुछ अगर जहाज़, अगर इधर कोई जहाज़ हमारे जो सीमा में अगर आता है तो वहाँ दिख जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इधर आ रहा है। इसके लिए होता है, और डायरेक्शन के लिए भी होता है। अगर किसी डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा है तो देख यहाँ से मॉनिटर से कर सकते हैं कि यह जो जहाज़ जो है किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र मतलब 3D। कभी कभी हिंदी हार्ड हो जाता है, तो अगर त्रिविमीय चित्र को हम बात करें तो 3D करते हैं। जैसे आपके सब बुक में जो है लिखा जाता है 3D होलोग्राम, बोलता है कि इस होलोग्राम को देखकर ही आप बुक खरीदें, लिखा रहता है बुक में। तो वही 3D होलोग्राम जो है किस लिए लिया जाता है, तो हमको पता चल गया ना, यहाँ से होलोग्राफी के लिए पता लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण किसने दिया था। ये बिग बैंग थ्योरी है, मतलब कि ब्रह्मांड जो है क्या पहले इतना बड़ा था लेकिन अब ब्रह्मांड जो है बड़ा बड़ा होते जा रहा है, प्रसारित होते जा रहा है, मतलब गैलेक्सी की संख्या बढ़ते जा रहे हैं, ग्रह टूट रहे हैं, फैल रहा है। यह जो सबसे पहले हब्बल ने दिया था। ये हब्बल ने कैसे दे दिया, क्योंकि हब्बल ने क्या टेलीस्कोप से देखा, तब पता चला इनको कि जो हमारा ब्रह्मांड है, हमें लगता है कि यही दुनिया जो है, धरती सब कुछ है, लेकिन नहीं। यह जो हब्बल, ये हमारी दुनिया जो है ये तो एक गैलेक्सी का एक पार्ट है, एक ग्रह, इसमें लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं, तो समझ लीजिए कितना बड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है। ग्रह का गति का नियम जो है केपलर ने किया है, ठीक है। ये समानुपाती R/Q होता है, ठीक है। तो ये केपलर ने ग्रह की गति का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। यह सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था, क्योंकि हमारे इंडियन फिलोसफर ने ही सब कर लिया था, लेकिन इन लोगों ने पहले पेटेंट ले लिया कि नहीं, सबसे पहले जो है हमने देखा है। इसलिए लगभग मैक्सिमम जो आविष्कार होते हैं वो सब फॉरेन वैज्ञानिक को ही देखते हैं, आप मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है।
ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वह है हाइड्रोजन। अब बताइए कैसे। आप मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, तो उसमें कितना भाग पानी है, तो आपका अगर 3 भाग करेंगे तो 1/2 भाग जो हमारा पानी है। अब पानी कैसे बनता है? H2O से, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसलिए आप इससे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन होता क्या है? विखंडन में एक अणु टूट के 3 अणु में विखंडित हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा संलयन है। संलयन में जो है क्या होता है कि 2 नाभिक जो परस्पर मिलकर एक संयुक्त होते हैं, फिर प्लस इसमें से एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों एवं आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है डी इंटरफेरोमीटर। अब देखिए, तारा है, एक स्टार है मान लीजिए, उसके बाद या तो फिर गैलेक्सी है, उसका व्यास क्या होता है? देखिए, व्यास होता है एक नाभिक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन इसी का डबल हिस्सा जब होता है तो ये व्यास हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसी को काटिए, एक चाकू से अगर काटते हैं, अगर ये मान लीजिए ये एप्पल है, इसको चाकू से काटते हैं तो जितना दूर से इसे चाकू काट रहा है, जितना दूरी किया है, वो उसका व्यास कहलाता है। तो इसको नापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको देखने में, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊँ। 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वह कौन है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसको नोट कर लिए, इसको याद करके रखना है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह कौन किसके पास है? तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। जो सबसे बड़ा है वो उसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसको राइजिंग स्टार भी इंग्लिश में कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, राइजिंग स्टार। तो यह जो है ये शुक्र है। शुक्र ग्रह जो है हमारा, आँख से आप देख सकते हैं उसको, भले ही छोटा दिखाई देगा, आप ये मत समझिए कि पूरा बड़ा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो 88 दिन में एक चक्कर लगाने वाला बुध को जो है, बुध क्योंकि छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, तो इसको लग जाते हैं 88 दिन, इसको पूरा यहाँ से यहाँ राउंड मारने में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है, मतलब इतना ही वो पतला है, जितना पानी पतला है उससे भी शनि ग्रह का जो है वो पतला मान सकते हैं इसका डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, इसीलिए पानी पर तैरने लगेगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि अगर पारा में लोहे का कील डुबा दिया जाए क्या होगा? तो लोहे का कील क्या होता है? वो तैरने लगता है। सुई क्या होता है? तैरने लगता है। क्योंकि जिसका ज़्यादा डेंसिटी है वो रोक लेता है। मान लीजिए दीवार है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, और कोई पानी है उसका डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, तो उसके ऊपर फैलने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान होता है, सूर्य का तापमान होता है क्या होता है? कितना होता है? तो यह 5800 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। कुछ इसमें फैक्ट होंगे जिसमें कुछ समझने वाली बात नहीं होती है, तो आप उसको याद करेंगे। तो सूर्य के सबसे निकट तारा है, सबसे निकट जो तारा आता है सूर्य का हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी देखिए एक फैक्ट है, इसको आप याद रख लेंगे कि जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है सबसे निकट है। नेक्स्ट है, नेपच्यून की खोज की थी, किसने की थी? तो यहाँ गेले ने की थी नेपच्यून की खोज। फिर सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह हैं, तो सबसे सूर्य के निकट है बुध। देखिए, और सबसे ज़्यादा दिन भी लगता है उसको, 88, ज़्यादा दिन नहीं लगता, मतलब इसको 88 दिन लगते हैं, क्योंकि और ग्रह है जो इससे भी ज़्यादा दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे, तो वही है बुध है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अभी हमने आपको बताया था, तो आप जान जाएंगे कि बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तारा पृथ्वी से तारा कौन है? ये देखिए, बाकी जो ग्रह हैं वो नवग्रह हैं, लेकिन सूर्य को क्या माना गया है? सूर्य को एक तारा माना गया है। ये आप याद रखिएगा कि कहीं अगर दे दे ये क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना है कि धूमकेतु ध्रुव तारा मार देंगे। ये सूर्य है जिसको एक तारा कहा गया है। धूमकेतु अलग चीज़ है, ध्रुव तारा अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के ग्रह में छोटे छोटे कणों का ये ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब इसका टुकड़ा मान सकते हैं, एक पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, ये 76 वर्षों में करता है ये धूमकेतु, और बार बार लगता है कि पृथ्वी से टकरा ही जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा है? यानी कि ये 1969 में जो है मनुष्य ने चांद पर कदम रखा। वो किसने रखा था? आप इसको कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं आपको कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, ऊपर से काला दिखाई देता है, भले थोड़ा दूर अगर जाए तो पृथ्वी का रंग जो है नीला दिखाई देता है। पृथ्वी क्या दिखाई देता है अंतरिक्ष से? नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नीला दिखाई देने का भी एक कारण है, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ 1/3 2/3 हिस्सा जो है वो पानी ही है, इसलिए नीला ही दिखाई देता है समुद्र का कलर। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 365.25 दिन में पूरा करता है। कहीं कहीं यहाँ पर 365 1/4 करके भी होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं है तो ये एक अलग और क्वेश्चन है। हमें तो पता रहता है कि 365 एक, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 364 300 में दिन या फिर 65 में होता है, तो आप इसको एग्जैक्ट याद रखेंगे कि 365 दिन में। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी 229। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो का कौन सा नया नाम दिया है? कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पर 134340 यह जो है नाम दिया गया है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति में मीथेन गैस पाई जाती है। अब यहाँ आप करेक्ट कर देंगे, शायद मैंने ऊपर में बोल दिया था कि सूर्य के चारों ओर वह 24 घंटे में लगाती, नहीं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी होता है, एक खगोलीय यूनिट मतलब एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कहलाती है, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कहलाती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसका मान भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था एस चंद्रशेखर ने किया था। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। मतलब एस्ट्रो मतलब अंतरिक्ष विज्ञान बोल सकते हैं, फिजिक्स मतलब भौतिकी हो गया, इसलिए आकाशीय पिंड का जो अध्ययन कर रहा है उसको एस्ट्रोफिजिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों की खोज की थी, ये विक्टर हैस ने किया था। रडार के आविष्कारक थे,
कौन थे? तो रॉबर्ट वाटरसन जो थे वो रडार के आविष्कारक थे। ये देखिए एसएससी में भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो न्यूटन। हम लोग तो बचपन वाले बुक में भी किताब में पढ़े हैं कि एक सेब जो है न्यूटन के सर पे गिरा था, तो उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर गिरता है। तो इसलिए इसको ढूंढते ढूंढते वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को ढूंढ निकाले थे। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? हम लोग सब टेलीविज़न देखते हैं और अभी हमें उनका आविष्कारक के नाम शायद ही किसी को पता होगा। जे.एल. बेयर्ड जो थे वही उन्होंने सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार किया था। रॉबर्ट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्रदर्स ने। उन्होंने पहले पैडल से चलने वाले विमान बनाया था। क्या क्या पैडल मार मार के जो है उड़ा देते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने किया एक्सरे का आविष्कार। परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया है? बर्नस बॉन ब्राउन। प्रक्षेपात्र क्या होता है? प्रक्षेपात्र जो होता है वो प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर देखते होंगे अभी क्या है, जितने भी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में होता है वो एक यहाँ डब्बा टाइप का लगा रहता है, इसमें से फोकस निकलता है फिर पर्दे पर जाता है। ठीक है, उसी को प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है। पहले भी जब फुल जो मूवी चलती थी उसमें आप देखिए पीछे लगा रहता है, जहाँ हम लोग बैठते हैं उसके रूम में पीछे लगा होता था, लेकिन अभी क्या है आगे एक छोटा सा डब्बा ऊपर में लगा रहता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये नल एवं रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जिसमें कि बहुत ही माइक्रो लेवल का फोटो खींचा जा सकता है, उसमें से एक छोटे छोटे जो हमारे हाथ में पैर में माइक्रोब घूमते हैं सूक्ष्म जीव है उसको भी देखा जा सकता है बड़ा करके। स्कूटर के आविष्कारक हैं, ये ब्रांड शॉ जो है स्कूटर के आविष्कारक हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, किससे नापी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो हम यहाँ हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ये अल्टीमीटर का उपयोग जो होता है ऊंचाई नापने के लिए होता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यानी एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मतलब कितना इंटेंस है। अगर हम सूर्य बाहर में अगर धूप में गर्मी में जाते हैं देखते हैं कितना तीव्रता से हमारे ऊपर जो है सूर्य की रोशनी लगती है, तो उसी को नापने के लिए एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये सोनार के द्वारा जो है समुद्र के अंदर गहराई को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनि तरंग होता है। इसका क्या है कि ध्वनि तरंग का यूज़ क्या होता है कि यहाँ से एक साउंड वेव जो है वहाँ पर एक ध्वनि करते हैं, फिर देखते हैं कि वो ध्वनि कहाँ से टकरा कर वापस होती है। इसका एक ये थ्योरी को उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। अब देखिए थर्मोस्टेट हम लोग क्या है, थर्मोस्टेट वाला ये जो हम फ्लास्क यूज़ करते हैं आपके घरों में यूज होता है फ्लास्क, जो कि पानी को गर्म रखता है। तो करता क्या है जो पानी को गर्म रखता है? वो तापमान को स्थिर कर देता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा धातु रहता है, देखिए अंदर में एक तो आपको जो दिखता है उसके अंदर में एक वैक्यूम होता है दोनों चारों तरफ वाले बॉल में, उस वैल्यूम का उसके कारण जो है तापमान स्थिर हो जाता है। तापमान बाहर नहीं निकलता है ना, तो अंदर मतलब वेस्ट नहीं होता है तापमान। इसी कारण जो होता है हमारा पानी वगैरह गर्म रहता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है?
ये है रेडिएटर। पहले की गाड़ी में क्या होता था, जीप में चलते चलते पानी गर्म हो जाता था इंजन, तो उसमें पानी डाला जाता था, तो जिसमें पानी डालते थे ना इस टाइप का बना रहता है, यहाँ पर एक वाल्व रहता था, इसको रेडिएटर बोलते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, ये डिक्टाफोन कहा जाता है। यानी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप किसी के वॉइस को, फिर उसके बाद उसको कुछ करेक्शन हुआ तो उसको करेंगे, फिर उसको रिप्रोड्यूस, फिर दोबारा उसको चेंज करके फिर उसको दोबारा मतलब उसको वॉइस को आप रिकॉर्डर में बदल सकते हैं रिकॉर्डिंग में, तो उसको डिक्टाफोन कहा जाता है। अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था अपेक्षता के। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये रिपीट करते रहता है, ये 67th बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये किया था आर्किमिडीज ने किया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की। आर्किमिडीज उत्प्लावन का सिद्धांत, इसका हिंदी यही होता है उत्प्लावन का सिद्धांत। तो उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। मेघाच्छित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? ये डी, स्थलीय विकिरण। जब बादल होता है तो लगता है ना हमें कि बहुत गर्मी हो गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य का जो किरण पड़ता है धरती गर्म हो जाती है। जब धरती गर्म हो जाती है तो इससे जो विकिरण होता है ये क्या होता है, इधर बाहर तो ऊपर तो निकलता है ठंडा होने के लिए, लेकिन ये यहीं बीच में वायुमंडल में ही रह जाता है, क्योंकि बादल उसको रोक देते हैं, ऊपर नहीं जाने देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, गर्मी लगता है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है, तो इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तारतम्य जो होता है, देखिए किसी का आवाज़ पतला होता है, किसी का आवाज़ मोटा होता है, उसी को पिच बोलते हैं, उसी को तारतम्य बोलते हैं। वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी आवृत्ति क्या होती है, मतलब एक बार अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में एक आदमी को एक बॉल हिट करती है एक दीवार को 1 सेकेंड में, उसी 1 सेकेंड में अगर 2 बार बॉल हिट हो जाए, उसी 1 सेकेंड में अगर 3 बार बॉल हिट हो जाए, उसको आवृत्ति कहते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब स्वर यंत्र जो बोला जाता है ना उसमें से कंपन होता है, तो किसी का कम कंपन हुआ तो हो गया मोटा आवाज़ हो गया, किसी का ज़्यादा कंपन हो गया उसका वोकल जो बोलने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि उसको हमारे कान के पर्दा पे उसके आवृत्ति तारतम्य तो ज़्यादा हो गया। इसीलिए लड़कियों का पिच थोड़ा तारतम्य तो ज़्यादा होता है और हमारा कम होता है, तो हमारी आवाज़ मोटा लगता है, और इसी बेस पे क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? दूरदर्शक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए समांतर क्रम में जब भी जुटेगा ये कैसे होगा, ये 1/R + 1/R + 1/R इस तरह से होगा, 1 टोटल बड़ी R बराबर इस तरह से होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1। अगर इतना नहीं पता है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का लघुत्तम महत्तम करेंगे तो R आएगा, फिर इसमें एक एक करके भाग देंगे तो 1 1 1 आएगा। ये हो गया 3/R जो कि आंसर है, हाँ सॉरी इतना, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 1 टोटल R है तो इसको उलट कर रखेंगे तो R बराबर हो जाएगा R/3, यानी कि ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्योंकि एक पंखा चलने से क्यों आराम होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो है जल्दी जल्दी बाष्पित होता है, द्रुतता से बाष्पित होने लगता है। कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो कैसे ठंडी होती है, आप देखते हैं कि इसमें वाष्प निकलता है, जब वाष्प निकलता है धीरे धीरे वाष्प निकलता है
तो धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर इसको हम चाय है, कॉफ़ी है, अभी हम पानी है पी रहे हैं, उसमें देखते हैं कि फूंक मार मार के पीते हैं, तो उसका क्या होता है, जल्दी ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यही भाप जो है फिर जल्दी जल्दी निकलने लगता है। इसीलिए पंखा चलने पर क्या होता है कि चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, दूध ठंडा हो जाता है। इसी तरह से हमारा शरीर भी क्या है, वाष्पीकरण होता रहता है पानी का। तो अगर पंखा चलता है तो हमारा जो बॉडी से वाष्प जल्दी निकलने लगता है, तो हम क्या है कि ठंडा ठंडा लगने लगता है। कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों है। इसमें कोई आवेश मतलब दोनों तरह के आवाज़ होते हैं, वो कभी आवाज़ आवेशित भी हो सकती है और आवेशित नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है? यह जो है एक्स अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय होती है। विद्युत चुम्बकीय का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है, यानी कि चुंबकत्व की इसमें चुंबकत्व भी रहता है और इलेक्ट्रॉन भी रहता है, इसीलिए इसको विद्युत चुम्बकीय बोला जाता है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा, यानी कि एक क्षण यहाँ पर है, ये चुंबक है, क्षण चुंबक इसी को बोला जाता है। तो इस पर जो प्रतिरोधी धाराएं होती है वो क्या होगा, क्यों एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करेगी कि इधर निकलती है इधर निकलते रहती है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब दो चुंबक रहेगा तब ना किसी के साथ प्रतिच्छेद करेगा, तो एक ही चुंबक है तो नहीं करता है। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है यह एक चालक तार है, मान लीजिए इसमें जो रेसिस्टेंट होता है केवल किस तार, कौन सा तार है, ये तांबा का तार है, चांदी का तार है या फिर लोहा का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लंबाई पर डिपेंड करता है। लंबाई कितना भी हो रेसिस्टेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही उसके मोटाई पर। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब होता है उसकी मोटाई पर फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि किस मेटल का है, किस धातु का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होती है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। इसमें जो ऑप्शन है, लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, नहीं। लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, नहीं। लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है, नहीं। क्योंकि एक्स किरणें जो होती है वो आर पार कर जाती है। हम लोग का जो होता है एक्सरे होता है, देखते हैं बॉडी में आर पार पता चलती, तो क्या उसमें कोई हीट आता है? नहीं आता है। क्या कोई ऊष्मा बाहर से आती है अंदर आती है? नहीं आती। कोई चमकीला प्रकाश दिखाई देता है आपको? नहीं आता है। जब हम हमारा एक्सरे से उदाहरण ले सकते हैं तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है, कोई चमकीला वस्तु नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ अपेक्षित पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होती है। इसमें जो ऑप्शन है उसमें यह है कि मुक्तक निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते हुए एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं, ये सही है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौतिक यामुत्तर कहते हैं, ये भी सही है। जिस मात्रा में चुंबक क्षेत्र एक माध्यम का भेदन करता है वह माध्यम क्या की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है, ये भी सही है। ये गलत है, अपेक्षित पारगम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जो वक्रता केंद्र पर जहाँ भी क्या है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या होता है, इस तरह से होता है। जब वक्रता केंद्र यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका जो फोटो होता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है, तो सीधा होता है।
ये समतल दर्पण मान लिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है तो त्रिज्या होगी कहीं नहीं, ये तो अनंत फोटो बना देगा, ये तो फिर उसी रिफ्लेक्ट करते जाएगा। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह घटना जो है किस कारण क्या है इसका? ये बीकर है मान लीजिए, ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है, उसमें एक सिक्का रखा हुआ है। यह क्या होता है, ऊपर की ओर लगता है कि यहाँ जो मेन इसका जगह है वहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर। इसके जो घटना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन क्या होता है फिर आगे देखिए, आगे चलेंगे। जब कोई प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, विलंब से दूर मुड़ जाता है या पास मुड़ जाता है, दोनों तरह की स्थिति होती है, तो इसको अपवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित और परावर्तित किरणें जो है आपस में लंबवत होती है। 90 डिग्री के लिए शून्य आपतन के लिए केवल एक आपतन कोण के लिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक आपतन कोण के लिए ही लंबवत होती है। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? यह होता है अधिक गर्मी और कम सर्दी अनुभव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अधिक गर्मी इसलिए करेगा क्योंकि सूर्य की किरणें जो है उसका जो सांवली त्वचा रहेगा तो उसको सोख लिया जाएगा, यानी कि उससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसको गर्मी लगेगा। और सेम जो है अगर कोई ठंडा के दिन में, ये तो गर्मी के दिन में होगा, ठंडा के दिन में जब है उनकी सांवली त्वचा धूप ज़्यादा सोख रही है तो इसका मतलब क्या है, उसको गर्म ज़्यादा हो जाएंगे वो, इसलिए उनको ठंडी कम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो 1 डिग्री केल्विन मापक्रम पर न्यूनतम ताप को आप दर्शा सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री केल्विन कितना होता है, तो आप 0 डिग्री मान सकते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है -273 केल्विन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 केल्विन हो जाएगा -273 डिग्री। तो सबसे कम जो तापमान है इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा तापमान नहीं नीचे जाता है, तो सबसे न्यूनतम ताप इतना ही हो सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में फेज डिफरेंस कितना होगा, कालांतर कितना होगा? तो होगा 290 डिग्री, ठीक है, इस तरह से होगा वेग और त्वरण का, ये 90 डिग्री बनाएगा। इसको वेग मान सकते हैं, इसको त्वरण मान लेंगे, ठीक है। जितना वेग उतना त्वरण, जितना वेग उतना त्वरण, ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा, जितना वेग उतना त्वरण, क्योंकि ये सरल आवर्त गति में गतिशील है इसलिए। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। एक पिंड ऊपर की दिशा की ओर भेजा जाता है, इसको हम समझते हैं। एक पिंड है, मान लीजिए कि एक छोटा सा पत्थर है, इसको हम ऊपर की ओर फेंके हैं, फेंकने के बाद क्या है कि फिर वो नीचे गिरता है, स्थितिज ऊर्जा कहाँ ज़्यादा होगी? धरातल पे अधिक होगी? नहीं, ये तो साला चुपचाप ये अब गिर गया, अब कुछ नहीं है, हिलेगा डुलेगा। वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, यहाँ पर होगी अधिकतम? नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा बचा है यहाँ से यहाँ, तो स्थिति ऊर्जा खत्म हो गई, कुछ ऊर्जा जो थी वो तो कन्वर्ट हो गई गतिज ऊर्जा में। वापसी यात्रा के दौरान भी नहीं। धरातल पर अधिकतम ऊंचाई, धरातल पर तथा अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम हुई, कहाँ होगी? धरातल पर तो अब गिर गया तो वहाँ पर कुछ नहीं है, या फिर धरातल पर था तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, टॉप में सर्वाधिक ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ जैसे ही ऊपर गया हो अब उससे ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि अब सब जो एनर्जी थी यहाँ mgh में स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर सब जमा हो गई। अब इसको फिर यहाँ नीचे गतिज ऊर्जा में फिर वो बदलेगी यहाँ पर धीरे धीरे, तो जैसे नीचे नीचे गिरेगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा कमते जाएगा, सबसे मैक्सिमम होगा यहाँ टॉप पर। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है?
तो घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का एक समान बीमा नहीं है, इन दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि डेंसिटी अलग चीज़ है, विशिष्ट घनत्व अलग चीज़ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? देखिए हमने अभी बता दिया था आपको, अभी एक समान जब त्वरण में चल रहा था सरल आवर्त गति, तो ये डी होगा। देखिए ये विस्थापन है, ये समय है, ठीक है, ये एक सरल गति में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में एक सरल दोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। सरल आवर्त गति कर रहा है, एक लोलक है, इसका आंसर हो जाए ए। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ से गति लेके रनिंग कर रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा, फिर ऊपर बढ़ते जाएगा तो घटते जाएगा। माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, नहीं, यहाँ कैसे अधिकतम हो सकता है? स्थितिज ऊर्जा यहाँ अधिकतम होगा, क्योंकि यहाँ पूरा स्टोर हो गया स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में बनाया, तब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये धीरे धीरे चेंज होकर गतिज ऊर्जा में बदलने लगेगा। माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है, नहीं, यहाँ त्वरण अधिकतम नहीं है, ओनली माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इधर होगा ना त्वरण अधिकतम, क्योंकि सारा डिस्प्लेसमेंट इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः है। क्वेश्चन को बस समझिए, आंसर लगभग उसमें रहेगा। हम अपने आसपास की ज़िंदगी में जितने साइंस है ना, आसपास की लाइफ में ही हम आप उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, और उससे आप सीख भी सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है समझिए, ऊर्जा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम, निकृष्टतम मतलब है कि बैड कंडक्टर, ये क्या है? गुड कंडक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें चालक, मतलब कि इलेक्ट्रिक अगर विद्युत किसी में प्रवाहित किया जाए तो सबसे ज़्यादा किस में चलेगा, सबसे कम किस में होगा? अब देखिए आंसर इसी में, देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि निकृष्टतम मतलब सबसे ज़्यादा बैड, किसमें सबसे कम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, तो शीशा में। अब देखिए सेकंड में स्वर्ण है, सोना में भी हो सकता है, सोना में हो सकता है, एल्युमिनियम में तो होगा ही। सबसे बैड खराब क्या है? शीशा में तो इलेक्ट्रिक करंट पार ही नहीं होता। तो ये क्वेश्चन अगर हम यही इसको मार्किंग कर दें तो ये क्वेश्चन हमारा यही बन गया। अब चांदी में हो जाएगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन करता है। जो रेडिएटर होता है कार का, उसमें जो पानी होता है उसमें जो है वो संवहन चालन नहीं होता, विकिरण नहीं होता है। विकिरण कहाँ, रेडिएशन कहाँ है? दोनों में नहीं है, चालन नहीं है। संवहन मतलब है कि बस एक दूसरे को ठंडा करता है। द्रव ऐसे भी है, पानी जो है संवहन के कारण ही आगे वो ठंडा करता है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ थोड़ा ठीक है। अगर आप विथआउट प्रेशर कुकर बनाते हैं तो और बहुत ही दिक्कत होगा। थोड़ा प्रेशर कुकर रहेगा तो उसमें वायुमंडलीय दाब को वहाँ बढ़ाएगा, और जब वायुमंडलीय दाब को बढ़ाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बढ़ेगा। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जब खाना जल्दी पकेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि जब उबलने लगेगा तो भाप ज़्यादा बनने लगेगा, तो वो ठंडा होगा, उस टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएगा कि जो कि उस खाना को बना सके, बॉईल करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता के कारण होती है क्या कहलाती है? देखिए हिंदी में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड तो लगता है। इसमें देखिए सर्वाधिक समान प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य की त्वचा को, वो अगर मनुष्य की त्वचा को झुलसा रहा है, पराबैंगनी विकिरण ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसको आंख बंद करके मार सकते हैं, तो समान ही दिखाई देती है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देती अलग से कि ये पराबैंगनी किरण, लेकिन नुकसान वही करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन है। तो निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकटस्थ
वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ व्यक्तियों को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। फिर एक स्टेटमेंट है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो क्या है, कौन से सही नहीं है? ये तीनों गलत है, यानी कि तीनों गलत है। निकट दृष्टि जो दोष वाला जो व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट समझिए इसको, यहाँ पर उल्टा निकट वाले निकट को नहीं देख पाता है, नहीं है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट को नहीं देख सकता है। ये गलत है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे आप, इसलिए गलत है। ये बोल रहा है कि जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे, बिना चश्मा का जरा दूरदर्शिता वाला तो देख ही नहीं सकता, उसके लिए तो मोटा चश्मा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। साफ आसमान नीला दिखता है, ठीक है। प्रकाश के वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अत्यधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, ठीक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। कृष्ण मतलब काला दिखेगा, काला, कृष्ण को काला कहा जाता है। आप यहाँ ध्यान देंगे, काला या सांवला कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन से सही है, तो सही सिर्फ ये है। वायुमंडल अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि बाहर से पृथ्वी आकाश का जो है रंग अंतरिक्ष का कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा, तो ये सही हो गया आंसर। और साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। अल्प प्रकीर्णन नहीं होता, साफ आसमान जो है दृश्य प्रकाश के अच्छा प्रकीर्णन करता है, तभी से तो दूर से पृथ्वी जो है नीली दिख देती है, ठीक है। तो आप इसको समझ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ के समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण से। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो पानी का जो बूंद है, एक क्वेश्चन और इसमें आएगा, ऐड होगा, इससे पूछा जा सकता है कि जो बूंद है वो किस कारण से जो है अपना आकार को बनाए रखती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल होगा। तो यहाँ पर विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। सरल आवर्त गति कर रहे हैं, सरल आवर्त गति क्या होता है, मतलब सीधा है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, उसको सरल आवर्त गति कह सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने सरल आवर्त गति पर और पढ़ा कि इधर वेग है, इधर विस्थापन हो रहा है, इधर वेग है, विस्थापन हो रहा है, इसलिए माध्य स्थिति के नहीं से, तो इसको हम ऐसे बीच की ओर कह सकते हैं। इसको हम नापेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा, जहाँ जहाँ बढ़ते जाएगा उसको सेम कैटेगरी में उसका वेग बढ़ेगा, उसका विस्थापन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पाद उंगली पर खड़ा होता है। ये देखिए, अगर कोई आदमी खड़ा है तो दो पैरों पर खड़ा है तो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव सबसे अधिक कब माना जाएगा दबाव पृथ्वी पर? यानी कि प्रति इकाई पर अगर ज़्यादा दबाव लग रहा है, अंगूठा से अगर हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा 50 किलो का अगर इतना छोटा क्षेत्रफल पर लग रहा है, यहाँ मान लिए 50 किलो का कोई आदमी खड़ा है तो ये इतना बड़ा क्षेत्रफल पर लग रहा है। अगर अंगूठे पर खड़ा हो जाता है तो ये क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो यानी कि सबसे दबाव स्थित करेगा उसे। अब अभी भी आप ट्राई कर लीजिएगा कि जब आप पूरा दोनों पैर पे खड़े हैं या तो फिर अंगूठा पे खड़ा हो, देखिए दबाव किस में कहाँ ज़्यादा उत्पन्न होता है, किस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर के कारण काम करता है। जो
संचार में प्रयुक्त, थोड़ा सा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। संचार में प्रयुक्त मतलब कि जैसे कि हमारा इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, तो उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसमें जो ये जो तार होती है ना, वो 7-8 तार तरह की होती है, और एक तार जो होता है उसके अंदर बहुत ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का थ्योरी जो है चलता है। उसके बेस पे जो है लाइट की तरह जो है वो उसमें ट्रांसमिट होता है डाटा, मतलब कि वहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, एक इंटरनेट हो गया या फिर टेलीफोन हो गया, इसी का एक थ्योरी है। इसको हम ये सब हम जो जितने पढ़ा रहे हैं सब डिटेल में जाएंगे जब हम उसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अभी तो हम क्वेश्चन ओवरलुकिंग कर लेते हैं ताकि जब ये क्वेश्चन उस समय भी आए तो हम उसको बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन जो यही प्रकाश प्रकीर्णन का जो सिद्धांत जो है दिए थे, इनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जो किया था जीसी बोस किया था। जीसी बोस जो थे बहुत ही महान वैज्ञानिक मान सकते हैं। उसने क्या किया था, पौधों में जो परिवर्तन होता है पौधे के ऊपर बहुत ही शोध किया था। उन्होंने पत्ता के ऊपर, पौधों के ऊपर कि मरते हैं वो दुख भी महसूस करते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं, सब उनकी फीलिंग्स पर भी उन्होंने बहुत आविष्कार किया था, यानी कि उसका पता लगाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आविष्कारक थे। आप लोग इस क्वेश्चन को पैसेंस से देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। और साइंस जो है बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, बस समझने की चीज़ होती है। साइंस इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम समझ नहीं पाते। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा यानी मरकरी यानी कि पारा इसको बोल सकते हैं, पारा के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? इसमें इसको थ्योरी को जो है एक एटमॉस्फेयर जो है बोला जा सकता है। एक एटमॉस्फेयर मतलब 1 वायुदाब इसको बोल सकते हैं। एक इसको भी हम डिटेल में जब चैप्टर वाइज जाएंगे तो करेंगे। अभी आप इसको ये मान लीजिए कि एक एटमॉस्फेयर है, इसको याद कर लेना है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म जो है किसकी जीवनी पर आधारित है? रामानुज का फिल्म एक यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है इस रामानुजन का। ठीक है, इन्होंने मैथ के ऊपर बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए। जो थ्योरम कोई सॉल्व नहीं कर सकता था वर्ल्ड में, वह थ्योरम को उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो SN बोस जो है यह कण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि ज़िंदगी का जो आविष्कार है, जो ग्रह बने, जो सूर्य बने, जो तारा बने, इसी कण के कारण हुआ। इसीलिए ये जो कण ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये जो वैज्ञानिक थे यही थे, SN बोस थे। इनके नाम पर ही उस कण का नाम रख दिया बोसोन। फिर इसके ऊपर जो है बहुत रिसर्च चल रहा है। अभी लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जो है एक मशीन भी बनाया गया है सुरंग को। एक बार कहा गया था कि 23 किलोमीटर लंबी सुरंग है, उसके ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है कोलिजन कराया जाएगा, जिससे वैक्यूम निकलेगा, पृथ्वी ख़त्म भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा था। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता नापी जाती है? ग्रीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकुलर है, इसी को गॉड पार्टिकुलर कहते हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। गॉड पार्टिकुलर जो पार्टिकल कहते हैं वो हिग्स बोसोन को कहते हैं। इन्हीं के नाम पर SN बोस जो है आविष्कार किया था, इसलिए इनके नाम से हिग्स बोसोन कहा गया। मतलब गॉड पार्टिकुलर मतलब भगवान ने जो पार्टिकल, एक छोटा सा जो कण बनाया था, वह कण में जीवन है, उसी का खोज ये लोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या है कि आइंस्टीन को किस थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन आप देखिए तो उनको आइंस्टीन को जो दिया गया था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए किया गया था। मतलब मान सकते हैं आइंस्टीन, इसको देखिए आइंस्टीन, इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको आप नोट कर लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन पर जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था।
या देखिए सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमसे जुड़े रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो है आपको मटेरियल, मतलब सबके पास ऐसा नहीं होता कि सबके पास बुक हो और सब लोग बुक रखे और ख़रीदे भी क्यों। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक है और मुझे लगता है ये ज़रूरी है, उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ये सबको सब कुछ पढ़ना एक आदमी को पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप कहीं पर भी कहीं स्थिति में हो तो आप इस वीडियो का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, ताकि आपको उसको एड ऑन कराएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप एड ऑन करेगा। आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप अगर कहीं पर हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में।